नमस्कार, न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ हैं अविनाश। अविनाश, आपका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक। आज रविवार का दिन है और आराम और कई जगह सर्दी का सितम भी है और इन सब के बीच कुछ गर्मा गर्म खबरें लेकर हम यहां न्यूज रूम से आप सबके सामने मौजूद हैं और खबरें बहुत कुछ आ रही हैं, देश से भी दुनिया से भी। दुनिया में वेनेजुएला जो है वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो यहां देश में कांग्रेस पार्टी चर्चा का विषय बन गई है, इसलिए क्योंकि 5 राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्षों और मेंबर्स की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है और उसमें सबसे बड़ा नाम प्रियंका गांधी का आ रहा है। प्रियंका गांधी एक चुनौती पेश करने वाली हैं, सीधी सीधी चुनौती। पिछले दिनों आप याद कीजिए कि बार बार कहा जाता था कि प्रियंका गांधी महासचिव तो हैं, CWC की मेंबर भी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है और अब एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दे दी गई है। असम का उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और सीधे सीधे असम में हिमंता विश्व शर्मा को चुनौती पेश करती हुई नजर आएंगी प्रियंका गांधी। उस पर निगाहें टिकी रहेंगी और उस पर हम चर्चा भी करेंगे और भी बहुत कुछ लेकर आएंगे। लेकिन इसके अलावा इंदौर की बात अगर करें तो इंदौर में आप जानते हैं कि पानी के दूषित पानी पीने के कारण 15 लोगों की मौत आधिकारिक तौर पर जो खबर आई थी, उसके अलावा कई लोग अस्पताल में थे। लेकिन ऐसी ही घटना अब गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में भी घटी है। इसकी खबर भी आ रही है जिसे दबाने की कोशिश हो रही है। 100 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीकर बीमार हो गए हैं वहां गांधीनगर में और पानी का सैंपल लिया गया है कि आखिर क्या दिक्कत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए क्योंकि कल लगभग 6 साल से जेल में बंद, तिहाड़ जेल में बंद कई दिल्ली के कई आरोपी, दंगे, दिल्ली दंगा जो 2020 में हुए थे दंगे, उसके आरोपी कल छूटेंगे, यानी जमानत पर छूटेंगे, बाहर आएंगे, या उनकी सजा जो है यानी गिरफ्तारी उनकी बरकरार रहेगी। सजा नहीं कहें, उनकी गिरफ्तारी बरकरार रहेगी। सब पर फैसला कल आना है। कल उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा, इन सब पे कल फैसला आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन कल का भी होगा। उस महत्वपूर्ण दिन पे भी आप सबके बीच हम लगातार मौजूद रहेंगे और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। कल ही आपने देखा कि एक ऑपरेशन चलाया गया अमेरिका की तरफ से और सर्जिकल स्ट्राइक कहें, जो भी कह सकते हैं, और उसके बाद लेकर आया गया यहां न्यूयॉर्क में उनकी पत्नी के साथ। मादुरो जो वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति भी कहे जा सकते हैं, हालांकि अब वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो अब रहेंगी, कार्यकारी राष्ट्रपति बनेंगी, एक्टिंग राष्ट्रपति बन रही हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट। लेकिन उधर की निगाहें, उधर भी हम सब की निगाहें टिकी हुई हैं। जरा आते हैं इधर, स्क्रीनिंग कमेटी से शुरुआत करते हैं और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी खबरें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अविनाश, ये 5 राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी, उसमें सबसे बड़ा नाम प्रियंका गांधी का, कैसे देखा जाए इसको? नहीं, बिल्कुल, प्रियंका गांधी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो असम की जिम्मेदारी दी गई है और असम कांग्रेस के टारगेट पर शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की जो 5 राज्य हैं उनमें बीजेपी की सिर्फ एक ही जगह सरकार है और वो सरकार है असम में। और आसाम को कम से यदि बीजेपी की सरकार को हटाया जाता है तो उसका असर बंगाल तक दिखाई देगा। अब देखिएगा, जब तक बीजेपी कांग्रेस आसाम में मजबूत बनी रही तब तक वो बंगाल में भी मजबूत बनी रही। जैसे ही आसाम में उसकी सरकार गई है उसका असर हमें बंगाल में भी दिखाई दिया है। तो दोनों राज्य वैसे भी जुड़े हुए हैं। आसाम में काफ़ी बड़े हिस्से में बंगला भी बोली जाती है। तो आपने अगर आसाम में बीजेपी को डाउन किया तो उसका असर बंगाल पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पूरा पूर्वोत्तर जो भारत है वो भी पूरा आसाम से ही, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की, सभी राज्यों की सीमा आसाम से ही लगी हुई है। जब बंगाल की बात आप कर रहे हैं तो इसमें एक बात और भी जोड़ लूं कि कल ही हमने देखा कि मौसम नूर ने कल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, जो राज्यसभा सांसद हैं, टीएमसी चली गई थी। उनका करियर, शुरुआती करियर, पॉलिटिकल करियर, उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई थी, लेकिन और 2 बार वो लोकसभा में सांसद भी चुनी गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक उनका जो घराना है वो भी बैकग्राउंड उनका पॉलिटिकल है, उनके चाचा पॉलिटिक्स में थे और उनके कजन ब्रदर पॉलिटिक्स में, खानदानी पॉलिटिशियन। और उसके बाद कल अचानक उनका कांग्रेस पार्टी में आना, ये तृणमूल को झटका तो है लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती भी है। उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन जरा बात फिर से आता हूं, और जब आप बंगाली अस्मिता की बात कर रहे हैं, जब बात
बंगाली, जो असम में बंगाली बोलने वाले लोगों की, मतदाताओं की बात कर रहे हैं, जिसका असर आप कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल पे भी पड़ेगा, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। क्या इसको इस हिसाब से देखा जाए कि पूर्वोत्तर और खासकर असम की जिम्मेदारी देकर, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी देकर प्रियंका गांधी को यहां कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि खाली आसाम का मामला नहीं है, ये तकरीबन 1 दर्जन राज्यों का मामला है। अगर आसाम में कांग्रेस मजबूत होती है, आसाम कांग्रेस जीत लेती है, तो इसका असर आपको तत्काल दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 राज्यों के बाद इस साल और दूसरा तो कोई चुनाव होना नहीं है, उसके बाद अगले साल चुनाव होंगे। लेकिन आसाम अकेला एक बीजेपी का राज्य है जिन पर जहाँ चुनाव हो रहे हैं। और अगर क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, वहाँ बीजेपी के लिए इस बार भी कोई बहुत संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोई ज़्यादा बहुत एक आध सीट मिल सकती है उनको केरल में इस बार, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। बीजेपी का पूरा फोकस किसी भी तरह आसाम बचाने पर है, और अगर आसाम बीजेपी के हाथ से चला जाता है तो इसका असर फिर आप जो अगले साल जो विधानसभा चुनाव में भी देखेंगे, और उसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी अपना पूरा फोकस आसाम पर रख दिया है, और वहाँ पहले से ही गौरव गोगोई को कमान सौंप रखी है कांग्रेस ने, जो लोकसभा में उपनेता कांग्रेस के बनाए गए हैं, आसाम के अध्यक्ष भी बनाया है उनको। और अब जिस तरीके से प्रियंका गांधी को कमान दे दी गई है स्क्रीनिंग कमेटी की, उससे कांग्रेस ने साफ बता दिया है कि उसकी नज़र भी इस चुनाव में सबसे ज़्यादा किसी राज्य पर है तो वो आसाम पर ही है। क्योंकि केरल, ये मान के चला जा रहा है कि केरल तो कांग्रेस आसानी से निकाल ले जाएगी, आसाम ही एक ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी को हराना है कांग्रेस को। और राहुल गांधी तो कई बार बोल भी चुके हैं कि आसाम में इस बार हम अपनी सत्ता लेके आएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस का फोकस बढ़ गया है, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आसाम में मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, तो उसका असर दिखाई भी दे रहा है। और प्रियंका गांधी को कमान सौंपने का मतलब ही है कि इस बार कांग्रेस आसाम किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि असम, कांग्रेस जो है असम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस बार एक बहुत ही कड़ा मुकाबला यहां फेस करना होगा बीजेपी को, क्योंकि 2 बार से बीजेपी सत्ता पर काबिज है असम में। और हिमंता बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा वही जो राहुल गांधी पर ढेरों आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे, और असम में वहां उनकी महती भूमिका, एक इंपॉर्टेंट भूमिका थी सत्ता पर काबिज करवाने में बीजेपी को। और उसके बाद जिस ढंग से उनके बयान आते रहे, भड़काऊ बयान देने में माहिर माने जाते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और खासकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी के खिलाफ। ऐसे में राहुल गांधी का अपनी सिस्टर, अपनी बहन को वहां भेजना यह काफी मायने रखता है। इसलिए मायने रखता है क्योंकि यह लगातार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी देनी चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी को वो जिम्मेदारी दी गई है जहां से एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट चुनौती पेश करने की कोशिश करेंगी प्रियंका गांधी। उससे पहले आपने देखा कि बहुत पहले से असम की जिम्मेदारी असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में ऑलरेडी दी गई है गौरव गोगोई को, और गौरव गोगोई वहां काफी मेहनत करते हुए नजर आते हैं, जो लोकसभा में उपनेता भी हैं, विपक्ष के उपनेता भी हैं। राहुल गांधी के बाद उन्हीं का नंबर आता है। लेकिन गौरव गोगोई का साथ, कितना साथ देती हुई प्रियंका गांधी नजर आएंगी, जबकि प्रियंका गांधी का एक अनुभव देखा जाए चुनावी राजनीति में, चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूं, जिसमें गहरा संबंध उनका रहा है अपने पिताजी के साथ। क्योंकि जब राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे रायबरेली से, अमेठी से, उस दौर में भी वो जाती रही, वहां पर भी भाषण देती रही प्रियंका गांधी, और चुनाव प्रचार करती रही। उसके बाद खुद भी चुनाव लड़ा राहुल गांधी के लिए, अपनी माताजी के लिए। रायबरेली से जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ी तब भी वहां प्रियंका गांधी नजर आई। यानी चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और बहुत अच्छा अनुभव भी है। और ऐसे में असम को एक महत्वपूर्ण वहां पर चुनौती असम में पेश करती हुई प्रियंका गांधी नजर आएंगी आने वाले समय में। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो वहां पश्चिम बंगाल के प्रभारी, फिर केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु के प्रभारियों की बात की जाए तो बीके हरिप्रसाद को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। और इनके अलावा यहां टीएस सिंहदेव को बनाया गया है तमिलनाडु, और पुदुचेरी का प्रभारी बनाया गया है। तो अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं, और स्क्रीनिंग कमेटी के प्रभारी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके साथ साथ ये समझ में आता है, साफ समझ में आता है कि कांग्रेस अभी से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस की ये तैयारियां बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं। बीके हरिप्रसाद को पश्चिम बंगाल का और केरल का प्रभारी बनाया गया है मधुसूदन मिस्त्री को। मधुसूदन मिस्त्री अध्यक्ष प्रभारी, मतलब अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष बनाया गया है केरल का मधुसूदन मिस्त्री को।
तमिलनाडु और पुदुचेरी का अध्यक्ष बनाया गया है स्क्रीनिंग कमेटी का, जो ये तय करेगा कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। फाइनल जिस पे होता है, यानी किसको चुनावी मैदान में लड़ाना है, उतारना है, वो तय करने वालों में से प्रियंका गांधी का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि असम की कमान उन्हें सौंपी गई है। और असम के बाद अगर केरल, देखिए यहां पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें असम और केरल ऐसे दो राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी सीधी फाइट में है। जैसे केरल का देखा जाए तो एलडीएफ के सामने यूडीएफ, और यूडीएफ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। अगर सरकार एलडीएफ की 2 बार से वहां पे है, ऑलरेडी वाम दलों की सरकार है, और उसके बाद कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि श्योर शॉट इस बार केरल में कांग्रेस जो है वो चुनौती ढंग से पेश कर रही है और सरकार इनकी बनेगी, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन दूसरी चुनौती, जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पेश कर रही है, वो है असम में। तो 2 राज्यों में कांग्रेस आ सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल बचाने की चुनौती है, क्योंकि 3 बार से ऑलरेडी यहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं 4थी बार, तो एक रिकॉर्ड ही होगा, रिकॉर्ड की तरफ वो बढ़ेंगी। और इसके बाद उधर देखा जाए तो तमिलनाडु में बहुत अच्छी स्थिति में आज भी डीएमके है, और वहां डीएमके की साथी कांग्रेस पार्टी है। तो और इसके लिए अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमेटी का गठन कर दिया। बीके हरिप्रसाद, और दूसरे राज्यों की बात करें तो खासकर केरल को कैसे आप देखते हैं? नहीं, केरल को लेकर तो कांग्रेस काफ़ी निश्चिंत भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि अभी हाल ही में केरल में जो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव हुए हैं, केरल के बारे में कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आएंगे ये वहाँ के निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव बता देते हैं, क्योंकि वो 6 महीने पहले ही चुनाव होते हैं। और उन चुनावों में कांग्रेस ने इस बार स्वीप किया है, वाम दलों को करारी हार मिली है। और बीजेपी तो वहाँ पहले से ही नहीं थी, बस एक निगम में उनकी उपस्थिति रहती थी, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन बाकी के किसी भी पंचायत में बीजेपी का कहीं दबदबा नहीं दिखाई दे रहा है। एक भी जिला पंचायत के सदस्य की सीट भी वो लोग नहीं जीत पाए हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि केरल में पंचायत चुनाव के जो नतीजे हैं वही लगभग बदलते दिखते हैं विधानसभा में। ये लगभग वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 50-60 साल से वही ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है। और दूसरा, केरल में आमतौर पर यह कहा जाता था कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। पिछली बार कांग्रेस के पास में मौका था, क्योंकि वाम दलों को 5 साल हो गए थे, लेकिन कांग्रेस उस मौके को चूक गई थी। उनका चुनाव प्रचार अभियान भी उस पहनेपन से नहीं चल पाया था। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, और वाम दलों में जिस तरीके से बिखराव भी दिखाई दे रहा है, तो वह साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के लिए केरल की लड़ाई जो बहुत मुश्किल नहीं है। कि चुनाव तो कोई भी हो, वो हमेशा आपको पूरी ताकत से ही लड़ना पड़ता है, भले ही आपको वन साइडेड लहर भी दिख रही हो। तो कांग्रेस की तैयारी केरल में, क्योंकि जिस तरीके से मधुसूदन मिस्त्री को कमान सौंपी गई है, वो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस कोई कमी केरल में छोड़ने को तैयार नहीं है। और दूसरा, आसाम सबसे बड़े फोकस पर इसलिए है कि इन 5 राज्यों में अकेला आसाम ही है जहां बीजेपी का सीएम है। तो बीजेपी से आपको, अगर बीजेपी को डाउन करना है तो आपको आसाम जीतना ही पड़ेगा, बाकी राज्य तो आपको बचाने हैं। आप अगर कहीं बढ़ेंगे तो वो आसाम में बढ़ेंगे। और इसीलिए संभवतः प्रियंका गांधी को आसाम की कमान देकर कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को भी दे दिया है कि पार्टी के अंदर कितना भी कद्दावर नेता हो, जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी, फील्ड में सबको जाना पड़ेगा। अब स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जिस तरीके से प्रियंका को बनाया गया है, तो कोशिश तो ये होगी, जो स्क्रीनिंग कमेटी का काम होता है कि जो क्षेत्र में जितनी विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, कि हर सीट से कई उम्मीदवारों के एक तरीके से आवेदन आते हैं, भाई 20-20, 30 उम्मीदवार हो जाते हैं, और जिस जगह आपकी सरकार बनने वाली है तो वहाँ पर तो चुनाव लड़ने वालों की संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है। तो जो भी लोग होंगे उनमें से कोशिश यही होगी कि स्क्रीनिंग कमेटी सबसे पहले गुवाहाटी में ही एक नाम डिसाइड कर ले। लेकिन अगर उम्मीदवार दावेदार फिर भी ज़्यादा बचे रहते हैं, 2 या 3 हो जाते हैं कई सीटों पर, तो फिर उनका फैसला फिर दिल्ली में होता है। जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, चुनाव समिति है, वो उस पर फैसला करेगी। तो वहाँ पर भी स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भी नंबरिंग की जाती है, भाई कि पहले नंबर पर किसका नाम रखना है। और उसके बाद अब तो जो पार्टियाँ हैं वो अपने सर्वे भी करवाती हैं 2-3 एजेंसियों से, कुछ एजेंसियाँ हायर करती हैं, कुछ अपनी पार्टी के अंदर से इंटरनल सर्वे उनका होता है। तो तमाम प्रक्रिया होती हैं, और इसीलिए अब आमतौर पर जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया है 2-3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि फरवरी के लास्ट में चुनाव नतीजे, मतलब चुनाव की घोषणा होनी है। तो 2 महीने पहले ही कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि भाई हमें सबसे पहले तो स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। अब बहुत ही जल्दी इनकी बैठकें शुरू होंगी, और उम्मीदवारों के जिस तरीके से सूची एक तरीके से स्क्रीनिंग करना शुरू होगा, मतलब छांटाबीनी शुरू होगी। तो अब कांग्रेस की कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो चुनाव का ऐलान हो उससे 10-15 दिन पहले ही उम्मीदवारों का नाम डिक्लेयर कर दिया जाए।
पहले से नाम, क्योंकि अभी हमने देखा, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो या उसके बाद बिहार का चुनाव हो, इन दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के चयन में पिछड़ती नजर आई। और खासकर जब आप एक साथ चुनाव लड़ते हैं, महागठबंधन बिहार में बना हुआ था और उस महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं परेशानियां नजर आई, देखने को मिली, इसलिए क्योंकि वहां सीटों के बंटवारे में देरी हो रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत मजबूती से अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहां अपने स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्षों का यहां पर निर्वाचन करके, उसका चुनाव करके यहां साफ बता दिया है कि हम यहां आगे रहेंगे। लेकिन जब चुनाव की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात हम महाराष्ट्र की भी करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो रहे हैं और वहां पर पहले ही कल ही हमने सुना कि 68 लोगों की जीत हो गई, 68 उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हो गई। उसके बाद वहां का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो वहां थोड़ा उसको संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच की उसने बात की है। लेकिन और आगे क्या कुछ है जरा ये बताइए। और महाराष्ट्र में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस चुनाव को लेकर, खासकर बीएमसी के चुनाव को लेकर तो और भी परिस्थितियां वहां खराब नजर आ रही हैं। और सत्ता पक्ष के ही कल हमने देखा अजीत पवार किस ढंग से विरोध करते हुए नजर आए, कह रहे थे कि जो लोग मेरे ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, आज मैं उन्हीं के साथ बैठकर सरकार चला रहा हूं, यानी उनकी मजबूरी है मुझे अपने साथ लेना। इसका साफ अगर देखा जाए तो इसका मतलब यही था। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 68 सीटें, क्योंकि ये कोई पंचायत चुनाव नहीं है, ये नगर निगम का चुनाव है। नगर पालिका में भी जब कोई वार्ड मेंबर निर्विरोध चुन जाता है तब भी सवाल उठते हैं, लेकिन ये नगर पालिका नहीं है बल्कि महानगर निगम के चुनाव है, जहां पर एक भी सीट पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई निर्विरोध चुन के सदन में पहुंच गया हो। लेकिन यहाँ 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। ये महाराष्ट्र में पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में, मतलब कभी भी डबल फिगर में स्थिति नहीं आई है कि 10 या 11 उम्मीदवार निर्विरोध चुन गए हों। लेकिन यहाँ जब 68 उम्मीदवार, और वो भी सत्ताधारी गठबंधन के, ऐसा नहीं है कि भाई विपक्ष के भी कुछ लोग जीत गए हों, वहाँ पर तो बिल्कुल जीरो है। जितने भी उम्मीदवार जीते हैं वो सभी के सभी सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े हुए लोग ही हैं। 44 सीटें तो अकेले बीजेपी जीत गई है, बची हुई 22 सीटों पर एकनाथ शिंदे आ गए हैं। जैसे उन दोनों के बीच में जो गठबंधन है उसी आधार पर उनके उम्मीदवार भी जीत कर आ गए हैं। तो सबसे बड़े सवाल तो विपक्ष की तरफ से ये उठ रहे हैं कि भाई आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या जेपी नड्डा, कोई दूसरा भी बीजेपी कद्दावर नेता हो, आज तक क्या वो निर्विरोध जीत पाए हैं? वो खुद अपना चुनाव निर्विरोध नहीं जीत पाए। लेकिन महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में अगर 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत रहे हैं तो साफ साफ है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बाहरी दबाव काम कर रहा है। और दबाव किसका है? ये तो विपक्ष साफ साफ बोल रहा है, ये दबाव ईडी और सीबीआई का है। और इसी के चलते, क्योंकि पहले तो चुनाव धांधली को लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ था, और अब जिस तरीके से चुनाव में ईडी और सीबीआई की एंट्री की बात चल रही है, तो चुनाव आयोग ने जो 68 सीटों पर जो रिजल्ट डिक्लेयर होने थे, आमतौर पर नॉमिनेशन वापसी की जो अंतिम तारीख है और उसके बाद अगर किसी सीट पर एक उम्मीदवार रह जाता है तो उसका चुनाव डिक्लेयर कर दिया जाता है, निर्विरोध को उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में नॉमिनेशन की तारीख निकल चुकी है, 2 तारीख नाम वापसी की अंतिम तारीख थी, लेकिन आज 4 तारीख हो गई है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने किसी भी उम्मीदवार को जीत डिक्लेयर नहीं की है। और दूसरा, इस पूरे मुद्दे में जो 68 सीटें जीती हैं उसको एमएनएस की तरफ से हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग दबाव में साफ साफ दिख रहा है कि उनको भी दिख रहा है कि अब यह मामला हाई कोर्ट जाएगा, जहां चुनाव होने। तो इसमें क्या कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की मिली भगत भी है, ऐसा भी माना जाए? नहीं बिल्कुल क्यों नहीं, चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वहां पर, वो शुरुआत से सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा था कि भाई जिस मतदाता सूची पर राहुल गांधी और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई एक एक जो विधानसभा सीट है, अब आमतौर पर एक विधानसभा सीट में नगर निगम में 4 या 5 वार्ड आ जाते हैं, तो अब उन एक विधानसभा सीट पर 25,000 से ज़्यादा वोट, फर्जी वोट हैं जुड़े हुए। तो हम मान के चलेंगे कि एक जो वार्ड है उस पर 5 या 6,000 वोट एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं जो महाराष्ट्र के वोटर नहीं है, बाहर से वोट मंगवाए गए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने फरवरी में इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, तकरीबन 40 लाख वोट जिस तरीके से अचानक बढ़ गए थे महाराष्ट्र में, वो वोट तो अभी तक कटे नहीं है। उसके लिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जो चुनाव आयोग बोल रहा है कि भाई जो डबलिंग वोटिंग है या जो फर्जी वोट आ गए हैं उनके लिए हम एसआईआर लेके आए हैं। अगर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और फरवरी में वो एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होनी है, आपके पास एक नई मतदाता सूची उस समय आ जाएगी, तो आप फरवरी तक का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? आपको जनवरी में ही चुनाव क्यों करवाने हैं? क्योंकि आपके पास जो 40 लाख वोट हैं, जो वोट आपकी जेब में है, वो आपको पता है ये वोट तो हमको ही मिलना है। वो वोट आप जब तक कटें उससे पहले आप ये चुनाव करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए चुनाव आयोग पर सबसे बड़े सवाल तो यही उठ रहे हैं कि आप पुरानी वोटिंग लिस्ट से चुनाव क्यों करवा रहे हैं? जब नई वोटिंग लिस्ट आपके पास में आ रही है तो उस नई वोटिंग
लिस्ट से चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? तो तमाम मुद्दे हैं और इसीलिए चलते अब चुनाव आयोग की तरफ से ये जो 68 सीटों के नतीजे तो रोक लिए गए हैं, क्योंकि अब ये पूरा मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट तय करेगा कि जो लोग चुनाव जीते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाए या दोबारा से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये एक बहुत बड़ा, यानी हो सकता है कि बड़ा घोटाला सामने आए जिसमें चुनाव में वोट चोरी की जो बात होती है वो वोट चोरी यहाँ पर साफ साफ न कहें, लेकिन कहीं ना कहीं शंका तो पैदा होती है। यहाँ शक तो उभरता ही है कि आखिर क्यों 70 में से 68 उम्मीदवार ऐसे हैं जो सीधे सीधे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनको सर्टिफिकेट नहीं देता है और चुनाव आयोग भी सवाल करता है कि इसकी जांच हम करेंगे। लेकिन इस बीच एमएनएस जो है वो यानी राज ठाकरे की पार्टी वो कोर्ट जाने वाली है वहां महाराष्ट्र में, और इस पर अब ये पूरी प्रक्रिया कोर्ट के हिसाब से आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये भी देखा जाएगा। तो एक गंभीर विषय यहां पर खड़ा होता है, एक गंभीर हालात बने हुए हैं वहां के महाराष्ट्र के, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हो रही है, धांधली हो रही है। नगर निगम के चुनाव अलग अलग वहां के क्षेत्रों में, और उसमें किस प्रकार बीजेपी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है उसका एक नमूना है ये 68 सीटों में से लगभग 44 सीटें बीजेपी वहां निर्दलीय जीती हुई है, निर्विरोध जीती हुई है। 44 सीटें, 20 सीट इनके खाते में है, यानी शिंदे गुट के खाते में, और शिवसेना शिंदे गुट, और 2 सीट अजित पवार जीत कर आए हैं वहां से। और लेकिन जब से ये निर्विरोध की बात आई है तब से ही सबकी आंखें खुल गई हैं, बिल्कुल भौचक होकर लोग देख रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। जहां पर चुनाव होने थे वहां पर चुनाव ना होकर सीधे सीधे तो कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, आईटीएसए रेड और इन लोगों के दबाव ये दिखाई दे रहे हैं। तो चुनाव में अगर वोटों की चोरी के लिए अगर जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाए, और उसमें भी अगर निकाय चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में ऐसा हो, पंचायत चुनाव में ऐसा हो, तो फिर आगे आखिर देश में लोकतंत्र कहां रह जाएगा। और यही परिस्थितियां यहां नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं। वोटों की चोरी का मामला जिसको राहुल गांधी ने उठाया था, वो वोट चोरी का मामला यहां फिर से नजर आ रहा है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। बृहन मुंबई महानगर पालिका जो वहां महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, उसको लेकर भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में इन निकाय नगर निगम के चुनाव में परिस्थितियां क्या बनेंगी इस पर निगाहें टिकी हुई हैं, नजरें टिकी हुई हैं। हम वो खबरें तो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इन सब के बीच खबरें जो हैं इधर से भी आ रही हैं। अब एसआईआर से रिलेटेड खबरें भी हैं अविनाश, और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड खबरें भी हैं। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी का बयान साफ साफ आया है, और अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ चुनाव आयोग के ऊपर फिर हमला बोला है। पैदल चल रहे हैं, उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की घोषणा की है कि हम 1 महीने पूरे पैदल चलेंगे। और 1 महीने पैदल चलना, क्या आपको लगता है जो काम राहुल गांधी ने किया, करके दिखाया, उसके बाद 2024 में कांग्रेस पार्टी को उससे फायदा हुआ? कांग्रेस पार्टी 50 से 100 सीट पे आ गई, मतलब डबल सीटें हो गई कांग्रेस पार्टी की। और इसीलिए लगता है, और इसके पैदल चलने का नतीजा आपने याद करिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले नर्मदा की यात्रा की थी कांग्रेस पार्टी के नेता उस समय दिग्विजय सिंह ने, और उसमें कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई थी 2018 में। हालांकि वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चली है, 18 महीने 20 महीने की सरकार चली थी कमलनाथ की सरकार। वो उनकी गलती थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर बैठे और इधर चले आए, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले आए। परिस्थितियां बदल गई वहां की, और वहां पर सत्ता पर फिर से दूसरे मतलब बीजेपी काबिज हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि पदयात्रा का एक फायदा होता है, और उसी पदयात्रा की घोषणा इधर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और उसके अलावा लगातार चुनाव आयोग पर हमला, चुनाव आयोग पर अपनी जो खिसियाहट है, जो गुस्सा है, वो दिखाने की कोशिश यहां पर करते हुए अभिषेक बनर्जी नजर आते हैं। नहीं, बिल्कुल, जैसे आपने पदयात्रा की बात की, राहुल गांधी की पदयात्रा निकली तो जिन राज्यों को राहुल गांधी ने टच किया उनमें से 2 में तो तुरंत कांग्रेस की सरकार भी आ गई थी, चाहे कर्नाटक का सरकार का मामला हो या तेलंगाना का मामला हो। और राहुल गांधी की जब पदयात्रा रास्ते में थी तो उससे पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ गई थी। मतलब पदयात्रा हिमाचल पहुंच भी नहीं पाई थी, जब चल रही थी तब चुनाव का ऐलान हुआ, और जब हिमाचल पहुंची तब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ गई थी। यानी एक पदयात्रा ने कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार बना दी थी। और अब जो जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, उनका पदयात्रा का 3रा दिन है, और निशाने पर सीधा सीधा चुनाव आयोग है। जितने हमले वो बीजेपी पर कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमले वो चुनाव आयोग पर कर रहे हैं। और वो लगातार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी वोटिंग लिस्ट में धांधली करने में कामयाब नहीं हुई, जिन जिन राज्यों में नहीं हुई, बोले बंगाल में तो हम होने ही नहीं देंगे। जिस तरीके से चुनाव आयोग बंगाल के लिए लगातार नियम बदल रहा है, तो
उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी की कोशिश बंगाल में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। और अगर कामयाब नहीं हो पाती है तो फिर जिस तरीके के नतीजे बीजेपी को झारखंड में दिखाई दिए, क्योंकि झारखंड में बीजेपी मानकर चल रही थी आराम से जीत जाएंगे, तो वहाँ उन्होंने वोटिंग लिस्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, बस खाली घुसपैठिए चिल्लाते रहे। लेकिन जब नतीजा आया तो झारखंड बीजेपी के हाथ से निकल गया। बीजेपी जिस जगह फंसी हुई दिखाई देती है वहीं पर चुनाव नतीजों में उसकी लहर भी दिखाई देती है। तो ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी, क्योंकि बंगाल में तो फंसी हुई शुरुआत से दिखाई दे रही है, लेकिन SIR पर जिस तरीके से अब तक बीजेपी की चलती हुई नहीं दिख रही है, और चुनाव आयोग सबसे ज़्यादा अगर नियम कहीं बदल रहा है, नए नियम बना रहा है, तो वो बंगाल के लिए बना रहा है। और उसी को लेकर अभिषेक बनर्जी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर, बीजेपी को तो उन्होंने एक तरीके से सीधे सीधे सांप ही बोल दिया, और वो बोला कि भाई आप अपने घर में एक सांप पालो चाहे 18 पालो, क्योंकि अगर सांप होगा तो नुकसान आपको ही पहुंचाएगा, वो आपके पड़ोसी। कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाओगे तो वो आज न कल डसेगा ही, जहर ही पैदा करेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो तो जहर ही पैदा करेगा और उसका नुकसान भविष्य में आपको ही उठाना पड़ेगा। बोले अगर आप लोग अगर बीजेपी को चुनकर भेजेंगे, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें अगर बंगाल में कहीं मिलती हैं तो वो बंगाल का जो नॉर्थ हिस्सा है वहीं से मिलती हैं, और वहीं से अभिषेक बनर्जी ने अपनी यात्रा को शुरू किया है। अलीपुरद्वार में इस समय बीजेपी का ही दबदबा है, वहाँ बीजेपी के विधायक भी सबसे ज़्यादा हैं, सांसद भी हैं। तो बीजेपी के जो गढ़ है बंगाल में, क्योंकि दक्षिण बंगाल है, वहाँ तो बीजेपी पूरी तरीके से साफ है बिल्कुल। कलकत्ता या कलकत्ता के आसपास के एरिया, अभी गृह मंत्री गए थे और बोल कर आए थे कि भाई कोलकाता की 24 में से कम 22 सीटें जीतनी है। भाई 22 सीटें तो दूर, पहले 2 सीटें भी जीत लें कोलकाता की, पिछली बार तो 0 हो गया था, एक भी सीट नहीं मिली थी। तो इस बार अब टारगेट तो बहुत बड़े बड़े रखते हैं। ममता बनर्जी ने तो बोला भी कि भाई पिछली बार तो आप 200 पार बोल रहे थे बंगाल में लेके आएंगे, इस बार वो 200 का आंकड़ा कहाँ चला गया आपका। तो अब इस बार 50 सीट में आप लोग ले आएँ, वही बहुत बड़ी बात होगी। और 50 सीट कैसे मिलेंगी यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर वोटिंग लिस्ट SIR की प्रक्रिया जिस तरीके से बिहार में चली, क्योंकि बिहार वाली प्रक्रिया को वो वहाँ बंगाल में नहीं दोहरा पा रहे हैं। जिस तरीके से जो वोट काटे गए हैं, ये उनमें भी यही आ रहा है कि जो बहुसंख्यक बहुल इलाके हैं उनमें ज़्यादा वोट काटे गए हैं, और अधिकतर वोट वो लोग हैं जो उत्तर भारत से गए हैं। उत्तर भारत का जो वोटर बंगाल में गया हुआ है वो आमतौर पर ये माना जाता है बीजेपी का सपोर्टेड है। अगर बीजेपी सपोर्टेड वोट वहां कट गए, खासकर बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा लोग वहाँ काम के सिलसिले में गए हुए हैं, वही बसे बंगाल में बसे हुए हैं। और अगर वो वोट कट गए हैं वहाँ पर बंगाल में, तो फिर बीजेपी की जो पिछली बार सीट आई थी, पिछली बार भी वो 77 के करीब सीटों पर सिमट गए थे, तो इस बार बीजेपी के लिए अपना पुराना जो प्रदर्शन है उसको दोहराना ही मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार जब 200 पार बोला था तो 200 पार टीएमसी निकल गई थी, तो इसीलिए इस बार वो 200 पार नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी फंसी हुई है, और दूसरी बात जो अभिषेक बनर्जी हैं उनकी यात्रा में लगातार वो चुनाव आयोग पर भी सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने साफ बोल दिया है कि इस बार तो हम गए थे चुनाव आयोग से मिलने के लिए, अगली बार CM ममता बनर्जी जाएंगी। आप हमें तो उंगली दिखाकर बात कर रहे थे, ममता बनर्जी के साथ उस तरीके का बर्ताव करके देख लीजिएगा तो आपको बंगाल में उसके नतीजे दिखाई दे जाएंगे। तो साफ साफ है कि बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग भी फंसा हुआ है कि ये तो सीधा सीधा कहा जाता है कि बीजेपी को जो राज्य चाहिए होता है चुनाव आयोग वहाँ पूरी फील्डिंग सेट कर देता है। बीजेपी को बंगाल चाहिए, और चुनाव आयोग की तमाम कोशिशें अब तक कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। और उसी का गुस्सा जो टीएमसी के साथ बैठक हुई और जो अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाए कि हमने सवाल पूछे तो ज्ञानेश कुमार गुस्सा होने लगे। भाई आपसे अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आपको जवाब देना है, अगर क्योंकि चुनाव करवाना आपके हाथ में है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो भाई उसके जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि ये दिखना चाहिए आप खाली चुनाव नहीं करवा रहे हैं, ये दिखना भी चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है और सभी को बराबर बराबर का मौका मिल रहा है। और अगर बराबर का मौका नहीं मिलेगा, आपका एक ही काम है कि भाई बीजेपी को ही चुनाव जितवाना है, तो फिर चुनाव बंद ही करा देना चाहिए। जिस तरीके के विपक्ष के नेता लगातार बोलते हुए दिखाई भी देते हैं कि भाई अगर चुनाव आयोग का काम सिर्फ बीजेपी को जिताना है तो फिर आप चुनाव मत करवाइएगा, आप चुनाव की घोषणा कीजिएगा और एक लिस्ट जारी कर दीजिएगा कि ये लोग चुनाव जीत गए हैं, तो सरकार का तमाम पैसा भी बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बीच अखिलेश यादव ने जो एक बड़ा सा, आपने शुरुआत में बात कही भी थी, एक बड़ा सा ट्वीट किया है और लंबा चौड़ा ट्वीट, उसमें सीधा सीधा हमला बोला है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा इन्होंने वो ट्वीट किया है। इस ट्वीट को आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें वो लिख रहे हैं कि भाजपा को आंख बंद करके समर्थन व वोट देने वाले अगर रत्ती भर भी देश प्रेम, संवेदना, शर्म, मानवता, विवेक, ज्ञान और चेतना
रखते हो तो निम्नलिखित को पढ़कर खुद से सवाल करें और अपनी बहन, बेटियों, परिवार की ओर देखने के बाद आईने में अपनी आंखों से आंखें मिलाएं। इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आप देखिए, भाजपाई डबल इंजन के उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड की बेटी के लिए सड़कों पर न्याय मांग रहे हैं। फिर उसके बाद लिख रहे हैं कि भाजपाई डबल इंजन के उत्तर प्रदेश में जहरीले सिरप से लोगों की मौत हो रही है। भाजपाई डबल इंजन के उत्तर प्रदेश में जीएसटी अधिकारी के घर से करोड़ों नकद निकल रहे हैं और सरकार नोटबंदी से काले धन के खात्मे और जीएसटी से ईमानदार टैक्स सिस्टम आने की दुहाई दे रही है। उसके बाद लिखते हैं अखिलेश यादव की भाजपाई डबल इंजन के मध्य प्रदेश में जहरीले पानी से लोग मारे जा रहे हैं। उसके बाद भाजपाई डबल इंजन के मध्य प्रदेश में बाबा साहेब की तस्वीरें जलाई जा रही हैं, दलितों पर अत्याचार की हदें पार करी जा रही हैं। भाजपाई डबल इंजन की दिल्ली में लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के राजस्थान में किसान घातक फैक्ट्रियों की बाउंड्री वाल ट्रैक्टर से तोड़ रहे हैं। उसके बाद भाजपाई डबल इंजन के गुजरात, हरियाणा में आम जनता अरावली को बचाने के लिए अवैध खनन माफियाओं और जमीन पर गिद्ध निगाह लगाए भाजपाइयों के विरुद्ध केवल न्यायालय के सहारे हैं। भाजपाई डबल इंजन के त्रिपुरा के बीएसएफ के जवान के बेटे की भाजपाई डबल इंजन के उत्तराखंड में नफरती एजेंडा चलाने वालों द्वारा हत्या कर दी गई। ये एंजल चकमा की बात कर रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के असम में सांप्रदायिक भेदभाव की हर हद पार कर दी गई है। भाजपाई डबल इंजन के महाराष्ट्र में लोगों को न चुनाव लड़ने दिया जा रहा है, न वोट देने दिया जा रहा है। लोगों को धमकी देकर चुनाव से हटाया जा रहा है और सभी निर्विरोध चुने जाने वाले भाजपा से ही संबंधित हैं। यह कैसा इत्तेफाक है। भाजपाई डबल इंजन के छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों के त्योहार पर हमले हो रहे हैं और आदिवासियों के जल जंगल जमीन बेरहमी से लूटे जा रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन के ओडिशा में अल्पसंख्यकों के त्योहार पर गरीब पटरी वालों को धमकाया जा रहा है। भाजपाई सवा इंजन के बिहार, भाजपाई सवा इंजन लिख रहे हैं यहां पर कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद सीमांत थानों के महाभ्रष्टाचार से अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है और बिहार की बहन बेटियों के बारे में अपशब्द कहने वाले डबल इंजन के उत्तराखंड के खिलाफ कोई इंजन नहीं बोल रहा है। यहां साफ साफ कह रहे हैं अखिलेश यादव। फिर लिखते हैं, कुछ और न समझ आए तो लोग हर काम में हो रहे महाघोटाले, भ्रष्टाचार, अपने घटते काम कारोबार, व्यापार, दुकानदारी, अपने घरों के बेरोजगारी की हताशा, आसपास के जहरीले पर्यावरण व नफरती हिंसक सामाजिक वातावरण व सांप्रदायिक उन्माद, महिलाओं और पीडीए समाज के खिलाफ बेतहाशा हो रहे अत्याचारों, संघर्षरत किसान, मजदूरों, गरीबों के बारे में भी सोचें और फिर भाजपा को दिए जा रहे अपने समर्थन और वोट के बारे में भी और एक बार सांप्रदायिकता का चश्मा उतारकर अपने घर परिवार के भविष्य के बारे में भी और दुनिया में भारत की बिगड़ती छवि और उससे होने वाली निवेश की हानि और विदेशों में देश की घटनाओं की प्रतिक्रिया, अपमान व देश से बाहर जाने की धमकी झेल रहे अपने भारतीय भाई बहनों के बारे में भी सोचें। कुछ और कुछ नहीं कहना। इतना कहने के बाद इन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि और कुछ नहीं कहना, और कुछ नहीं कहना है। यानी साफ साफ अखिलेश यादव यहां उन तमाम मसलों को रख रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को रख रहे हैं जिसमें वो साफ कह रहे हैं, बताते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा जिसे डबल इंजन की सरकार कहती है, भाजपा जिसको लगता है, भारतीय जनता पार्टी जिसे अपना यूएसपी मानती है कि देखिए अगर केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार आप ला देंगे तो आपके राज्य का विकास हम करेंगे। लेकिन कितना विकास हुआ है उस पर प्रहार करते हुए उसी में हमने देखा इंदौर का क्या हाल हुआ। इंदौर में दूषित पानी पीने से कितना बुरा हाल हुआ कि वहां के लोगों की मौत हो गई। एक नहीं बल्कि 15 लोगों की मौत हो गई। ये तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। सरकारी आंकड़ा तो 4 ही लोग हैं, लेकिन वहां जो नाम और जो एड्रेस पते जो भी आए हैं उस हिसाब से 15 लोगों की मौत बताई जा रही है। लेकिन हजारों की संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, कोई ज्यादा तकलीफ में है, कोई कम तकलीफ में है। लेकिन इसी बीच खबर इसी डबल इंजन की सरकार वाली और खासकर जो गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, वहां के गांधीनगर जहां से अमित शाह खुद सांसद हैं, वहां से खबर आ रही है कि 100 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार। क्या खबर है ये? हाँ, ये गांधीनगर जहाँ से जैसे आपने बता दिया है कि अमित शाह जहाँ से एक सांसद हैं
गांधीनगर में जो दूषित पानी से चलते कई बच्चे और कई लोग बीमार पड़ गए हैं और 100 से ज़्यादा 104 संख्या भी अब बताई जा रही है, 104 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और शुरुआती जांच में भी ये माना गया है कि जो पानी है, दूषित पानी के चलते ये लोग बीमार पड़े हैं। अभी इंदौर वाला मामला तो अभी शांत भी नहीं हुआ है और ये जो गुजरात से जो मामला आया है, ये बताया जा रहा है ये घटना लगातार 3 दिन से चल रही है। 3 दिन से इस पूरी खबर को दबाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन जब ये आंकड़ा 100 से ऊपर निकल गया है तो उसके बाद ये खबरें मीडिया में चलना शुरू हो गई हैं कि गांधीनगर में दूषित पानी का जो ट्रिपल इंजन सरकार है, क्योंकि वहाँ मेयर भी बीजेपी का है, सांसद भी बीजेपी के हैं और गांधीनगर में सभी जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं। तो जो ट्रिपल इंजन जिस तरीके से इंदौर में फैल हुआ, उसी तरीके से ट्रिपल इंजन गुजरात में भी फैल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 104 लोगों का बीमार होना और 3 दिन तक इसकी खबर बाहर नहीं आ पाना, वो कई सवाल उठा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ तमाम टीमें भेजी गई हैं, पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं और शुरुआती रिपोर्ट तो दूषित पानी की आ ही चुकी है कि ये सब कुछ पानी के चलते हुआ है। और तमाम लोगों को जिस तरीके से वहाँ टाइफाइड की ने जकड़ रखा है, तो ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और यदि बढ़ भी गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम लोग जो होते हैं वो आमतौर पर निजी हॉस्पिटल में चले जाते हैं इस तरीके के इलाज के लिए। जो गरीब लोग होते हैं उन्हीं के संग में ये सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कि वो लोग आमतौर पर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जिन लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये संख्या अभी 104 बताई जा रही है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। और दूसरी तरफ जैसे आपने इंदौर का जिक्र भी किया है, इंदौर में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कैलाश विजयवर्गीय से जब सवाल पूछा गया, तो अभी तक तो वो मीडिया से बचते छपते दिखाई दे रहे थे, तो जब उनसे पूछा गया कि भाई कितने लोगों की जान गई है, सरकार तो 4 बोल रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय ने ये बोला है कि भाई हमारा जो पार्षद वहाँ का है, उस पार्षद ने हमसे कहा है कि 14-15 लोगों की जान चली गई है। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया कि आपके स्टेटस रिपोर्ट में तो 4 ही लोगों का बताया जा रहा है, तो बोला ये सब अधिकारियों की गलती है। ये पूरा का पूरा मामला जब उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि भाई पार्षद की गलती क्यों नहीं है, कि भाई पार्षद बीजेपी का है, अधिकारी तो पार्टी का होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई पार्षद जो है वो बहुत छोटा आदमी होता है, पार्षद की ज़्यादा चलती नहीं है, और इस पूरे मामले में 200% यदि किसी की गलती है तो वो अधिकारियों की गलती है। तो भाई जब पूछा गया, ये भी सवाल उनसे किया गया कि भाई पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है, अधिकारियों की गलती है, आप फिर चुने क्यों गए हैं? भाई आप अगर जननेता चुने गए हैं तो जननेता इसलिए चुना जाता है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, या वो ऊपर उठकर विधायक हो या सांसद हो, और बाद में उन्हीं सांसदों के बीच प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि प्राइम मिनिस्टर का अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। आप देखिए कहीं भी एक शब्द प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिखा। और ऐसी चीजें, चाहे वो इंदौर की घटना हो, चाहे अब हम ऐसी घटना गांधीनगर में देख रहे हैं, या जो कुछ हमने देखा 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस वाले दिन जिस प्रकार तोड़फोड़ किए गए, हनुमान चालीसा का पाठ चर्चेज में जाके किए गए, वो उन सब पे कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है नरेंद्र मोदी की। ये साफ दिखाती है कि आपकी सरकार किस दिशा में चलना चाहती है, आपकी सरकार क्या करना चाहती है, वो साफ दिखाई देता है। इसलिए यहां पर यह जरूरी है अविनाश की कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि जबकि आप जननेता हैं, वहां की जनता आपको इसलिए चुनती है कि कल को अधिकारी अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो आप हमारे साथ हमारे लिए खड़े होंगे। अधिकारियों का काम, वो अपने अधिकार क्षेत्र में बटे रहते हैं, लेकिन आप यहां पर जनता के द्वारा चुने गए नेता हैं। जन नेता इसलिए आप कहलाते हैं, आपको जनता ने चुन के भेजा है और आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों को सामने खड़ा करके। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपने चलो मान लिया कि पार्षद छोटा आदमी होता है, लेकिन क्या विधायक भी छोटा आदमी होता है उस क्षेत्र का? क्या उस क्षेत्र से जो विधायक चुनकर गया है वो मंत्री भी है सरकार में और पावरफुल मंत्री है, क्या वो भी छोटा आदमी होता है? तो भाई आपको अपनी जिम्मेदारी इस मुद्दे पर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कि अभी तक तो आप जवाब ही नहीं दे रहे थे, मीडिया से बचते हुए दिखाई दे रहे थे, और जिस तरीके के जवाब दे रहे थे उसको लेकर तो खुद ही पूरी बीजेपी सवालों में आ गई थी। लेकिन अब उनका कहना है कि भाई स्टेटस रिपोर्ट के मामले में जरूर थोड़ी बहुत हमारी गलती है, कि 4 का आंकड़ा जो था वो जो जिस तरीके से अधिकारियों ने बताया था कि भाई जो रिपोर्ट गई वो अधिकारियों के हवाले से गई है। पूरे मामले में कैलाश विजयवर्गीय की कोशिश यही हो रही है कि जो ट्रिपल इंजन सरकार है उसकी वहाँ कोई गलती नहीं है, जो भी गलतियां हैं वो अधिकारियों की हैं और उन्हीं पर कार्रवाई होना चाहिए। तो भाई 16 लोगों की जान गई, और ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये कोई अचानक पाइपलाइन लीक हो गई हो। पार्षद का कहना है कि हम 3 साल से इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं।
भाई 3 साल पहले वो पाइपलाइन लीक हो गई थी और वो दूषित पानी घरों में जा रहा था। तो अब लेकिन जब जो लीकेज ज़्यादा बड़ा हो गया होगा और पानी की क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, उसमें बैक्टीरिया मिल गए, तो अचानक से लोग, ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पहले लोग बीमार नहीं पड़ रहे थे, लेकिन जब लोगों की जान जाने लगी उसके बाद सरकार को होश आता है कि भाई अब इसकी हमें रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी। अब आप अधिकारियों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक क्या कैलाश विजयवर्गीय से जवाब मांगा गया, क्या वहाँ के मेयर से सवाल पूछे गए? और पार्षद को तो सीधा सीधा कैलाश विजयवर्गीय बोल ही रहे हैं कि भाई वो बहुत छोटा आदमी होता है, उस पर उसकी जो अधिकार हैं वो बहुत सीमित होते हैं। और भाई 3 साल से अगर पार्षद को खबर थी, और कैलाश विजयवर्गीय के बहुत खास पार्षद है तो वो शख्स अगर कैलाश विजयवर्गीय के पास अपनी शिकायत पहुंचा रहा है तो भाई आपको उस शिकायत पर संज्ञान लेना चाहिए था कि आपके क्षेत्र में इस तरीके से दूषित पानी की सप्लाई चल रही है। तो अब अगर कैलाश विजयवर्गीय उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि 200% उनकी जिम्मेदारी है, तो भाई फिर सरकार का क्या काम है? आप डबल इंजन की सरकार के लिए वोट क्यों मांग रहे हैं? भाई फिर तो अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी दे दीजिए ना, सीधा सीधा, कि भाई जो काम करेंगे वो अधिकारी करेंगे। जब आपकी डबल इंजन सरकार चाहे मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में तकरीबन 20 साल से सरकार है, ज़्यादा ही वक्त हो गया है, 2003 में सरकार बनी थी, 1 साल के लिए कमलनाथ जरूर आए हैं, उसके बाद से बीजेपी की सरकार है, और गुजरात में तो उससे भी ज़्यादा समय हो गया है, 1998 में बीजेपी की सरकार बनी है और लगातार बीजेपी की सरकार ही रिपीट हो रही है। और जिस तरीके से गांधीनगर का जो मामला सामने आया है उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तक जिस तरीके से इस खबर को दबाई जा रही थी इंदौर की घटना के उसमें, क्योंकि इंदौर का मामला आया है तो उसके एक दिन बाद ही गांधीनगर का भी मामला सामने आ गया था, लेकिन इस मामले को सिर्फ और सिर्फ दबाने की कोशिश की गई है। अभी तो सिर्फ जो आंकड़े आए हैं वो उन लोगों के आए हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कितने लोगों की जान चली गई है इसकी खबर संभवतः नहीं गई हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की जान गई है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ट्रिपल इंजन सरकार, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे यह है कि खबरों को दबाया जाता है, मौत के आंकड़े को नहीं बताया जाता। और आपने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कुंभ की भगदड़ में 24 घंटे बाद बताया गया कि 30 लोगों की जान गई, 30 से 31 नहीं हुए और ना ही 30 से 29 हुए, लेकिन और मुआवजा भी दिया गया, तो उसमें कई लोगों को कैश मुआवजा भेजा गया। तो ये मुआवजों से लेकर और ये आंकड़े, मौत के आंकड़ों को छिपाने का जो खेल है, ये क्या चल रहा है, इस पर जरा आप अपनी निगाहें टिकाए रखिए, आपको समझने की जरूरत है। और यहां अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है, उसको भी जानने समझने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने खुलकर सारी बातें रख दी हैं। कह दिया है कि आप अगर चुनकर भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन के बहाने अगर लेकर आते हैं तो आप किन किन चीजों को भुगतने के लिए तैयार रहिए। अभी तक अंकिता भंडारी को लेकर रोजाना वहां प्रदर्शन हो रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन कहीं भी उस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। उन्नाव केस में आप लोगों ने देख लिया कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव के अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी, हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। और अगर मीडिया का एक धड़ा उस मसले को और महिलाओं का एक विंग अगर इस मसले को नहीं उठाता तो फिर परिस्थितियां क्या बनती आप समझ सकते हैं। समाज किस दिशा में जा रहा है उसका उदाहरण आपके सामने है, कई सारे उदाहरण, एग्जांपल्स आपके सामने आ रहे हैं। कल ही बजरंग दल के कुछ नेता जो जेल में बंद थे रायपुर में छोड़े गए, उसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। तो और यह भी चल रहा है कि चाहे वो कहीं भी, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो मर्डरर हो या कुछ और हो, और जब वो, लेकिन वो भाजपा से जुड़ा हुआ है या इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है उससे जुड़ा हुआ है, तो वो जेल से बाहर निकलता है तो उसका भव्य स्वागत किया जाता है। आपने इस मसले को कहीं, चाहे आप गुजरात दंगे को देखिए या ऐसे और भी बहुत सारी खबरें सामने आती हैं जिसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां एक्सपोज होती है। और इन सब के बीच एक जो सबसे बड़ी बात, जो अदालतों में जिस चीज को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, और अब तो न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने, जोरहान ममदानी सहित 8 सांसदों ने चिट्ठी लिखी कि उमर खालिद सहित जितने भी जेल में बंद हैं दिल्ली दंगे के आरोपी, उनकी सजा या उनकी जमानत पर कार्रवाई जल्दी हो, और इसके लिए ओपन चिट्ठी लिखी गई थी वहां के सांसदों के जरिए, और कल इस पर फैसला आना है। आप जानते हैं कि 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी हो गई थी और इसमें कल फैसला आना है,
जिसमें उमर खालिद हैं, शर्जिल इमाम हैं, गुलफिशा फातिमा हैं, मीरन हैदर, अख्तर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान और शादाब अहमद। ये इतने हैं जिनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर बहस पूरी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है अविनाश कि जमानत, जिसको कहा जाता है कि जमानत जरूरी है, खुद सीजेआई ने कहा था कि जमानत जरूरी है, और लेकिन यहाँ पर नियम है कि जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन आप 6 साल लगभग होने को हैं और आप जेल में रखे हुए हैं। इस पर बहुत, और मानवाधिकार का कितना हनन होता है ऐसी चीज़ों में। बहस पूरी कर आप फैसला सुनाने में भी इतना वक्त लगाता है। जमानत यानी बेल ग्रांटेड और ग्रांटेड नहीं है, बस 2 लाइन बताना है आपको। इसमें यह भी नहीं रहता कि आप बहुत बड़ा फैसला लिख दीजिए। हालांकि बहुत बड़े फैसले इसलिए लिखे जाते हैं कि बाद में जब इस पे ट्रायल आप शुरू करेंगे तो आपकी जमानत आपने क्यों दी है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इस चूंकि इन मामलों को, दिल्ली दंगे को हम लोग, और उसमें भी जो कोर्ट में जो चल रहा था, पूरी सुनवाई चल रही थी, दलीलें हम लोगों ने पहुंचाई हैं, लाइव कर करके पहुंचाई हैं अपने दर्शकों के बीच, तो उसको बहुत नजदीक से मैं समझता हूं और उसमें साफ दिखाई देता है कि ये एक ट्रायल की तरह चला है। पूरा का पूरा जो केस है उसमें जमानत को लेकर ही सही, लेकिन एक एक मसले पे जिसमें आप अभी जमानत ही नहीं बल्कि एक फैसला भी सुना सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम 7 साल की सजा कही जाती है, लेकिन यहां पर 6 साल की सजा लगभग काट चुके हैं ये लोग। और उम्मीद है कि कल इसमें फैसला, आप देखते हैं फैसला क्या आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये जो लिंगर ऑन होता रहा, उसके पीछे कारण, और क्या ये भी कारण हो सकता है कि न्यूयॉर्क के मेयर और 8 सांसदों ने जो चिट्ठी लिखी है उसका दबाव भी है अपने यहां? नहीं, बिल्कुल दबाव में तो पूरा सरकार और न्यायपालिका पर भी इस बात को लेकर है कि एक जमानत के मामले में आपको सुनवाई करने में 6 साल का वक्त लग गया। अगर यही मामला किसी और का होता, बीजेपी या उनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं, उनके जो सहयोगी हैं, अभी हमने जैसे महाराष्ट्र का मामला देखा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री को निचली कोर्ट 2 साल की सज़ा सुनाती है। आमतौर पर सजा का फैसला 2 साल का होता है, तो 2-3 दिन बाद हम देखते हैं कि वहाँ की जो सदन है, वहाँ के सचिवालय से एक नोटिस आता है, जारी होता है कि फला विधायक को 2 साल की सजा हो गई है और उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। तो 2 दिन में नोटिस निकलता, उससे पहले हाई कोर्ट में उस मामले की सुनवाई भी हो गई और सजा पर रोक भी लग गई। जिस विधायक की सदस्यता जानी थी, उस विधायक की सदस्यता भी बच गई, मंत्री पद भी उसका वापस मिल जाएगा क्योंकि इस्तीफा दे दिया था जैसी सजा मिली। तो एक तरफ तो वो है कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, आप तुरंत सुनवाई हो जाती है कोर्ट में, और दूसरी तरफ उमर खालिद का जैसे वो है, शर्जिल इमाम और बाकी के जो नाम आपने बताए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ मामला है। और आमतौर पर जब दंगा होता है तो दोनों पार्टियों, दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन यहाँ आपने जितने नाम गिनाए हैं उनमें से दूसरे बहुसंख्यक समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। जिन लोगों के नाम से मुकदमे दर्ज भी हुए थे उनको तत्काल बाद में जमानतें भी मिल गई, लेकिन जो दूसरे लोग थे, जो कई लोगों की तो भूमिका भी नहीं है अभी तक। जो सीबीआई और पुलिस की जो जांच रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उनमें किसी में सीधे भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। आपने एक बयान दिया और उस बयान को लेकर आपने कहीं और उसको जोड़ते हुए बता दिया कि भाई ये बयान इस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, और आप उनको जेल में रखे हुए हैं, देशद्रोह के मुकदमे लगा रखे हैं, और सुनवाई भी, मतलब आज तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है 6 साल में। आमतौर पर यह कहा जाता है भाई 90 दिन के अंदर ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपने यूएपीए लगा दिया है तो भी उससे आपको 6 महीने में ट्रायल शुरू करना है, लेकिन 6 महीने तो दूर की बात है, 6 साल हो गए हैं, अब तक ट्रायल ही शुरू नहीं हो पाया है। और जमानत का जिस तरीके से मौका, क्योंकि भाई जमानत का मौका तो सबको मिलना चाहिए, निचली कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वहाँ पर जमानत की सुनवाई कितनी बार टाली गई। हर बार कभी जज बदल जाता था तो कभी कोई दूसरा मुद्दा आ जाता था। तो इस चलते 6 साल से अभी तक, जब पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट जैसा आप बता रहे हैं कि सुनवाई जमानत की नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ट्रायल चल रहा है कि जिस तरीके से दोनों पक्षों को लंबी बहस का मौका दिया गया। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट यह बोलता है कि भाई जजों की कमी है, हमको समय नहीं मिलता है, भाई इतने ज़्यादा केस हैं, और अगर इतने केस हैं और आप एक जमानत पर इतना लंबा सुनवाई करेंगे तो दूसरे मुकदमों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कि क्या किसी और जमानत के लिए इतनी लंबी बहस हुई है? आमतौर पर अगर लंबी भी बहस होती है तो वो 1 दिन की होती है, लेकिन उमर खालिद के मामले को लेकर, शर्जिल इमाम के मामले को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहस चली है,
जिस तरीके से उसको एक ट्रायल का ही रूप दे दिया गया, उससे साफ दिखाई दे रहा था कि सरकार की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक इन लोगों को जेल में रखा जाए, क्योंकि ट्रायल होगा तो साफ है सरकार के पास बहुत सबूत नहीं है, कोर्ट से बरी हो जाएंगे। और अगर होती भी सजा तो बहुत मामूली जुर्माना लगेगा सजा के नाम पर कि भाई आप इस तरीके के बयान मत दिया करें। उसी के चलते पहली बात तो ये जिस तरीके से मुकदमे में सुनवाई टाली गई, और अब जब जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं जोरान ममदानी, उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई और तमाम जो अमेरिका के 8 सांसद हैं उन्होंने भी बोला है कि भाई न्याय का अधिकार सभी का अधिकार है। आप ये नहीं है कि भाई हमारा आदमी है तो उस पर ट्रायल जल्दी शुरू हो जाएगा, जल्दी जमानत मिल जाएगी, और एक बार जमानत मिल जाती है तो उसके बाद मालूम पड़ता है कि अगली तारीख ही नहीं लगती है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं, सीबीआई और ईडी के पास में ऐसे केस हैं कि जब नेता विपक्ष में होता है तो पता चलता है सीबीआई की डेली रेड हो रही है, डेली पूछताछ का नोटिस पहुंच रहा है, और जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल होता है उसके बाद वो जांच कहाँ तक पहुंची है पता ही नहीं चलता कि भाई 10 साल तक जांच की प्रक्रिया चल ही रही है भाई, ना तो कोई तारीख आ रही है ना कुछ आ रहा है। नेताजी आराम से मंत्री भी बने हुए हैं, मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता होता है तो जब तक जेल में है तब तक आप देखिए पूरी जांच एजेंसियां सक्रिय रहती हैं, कोर्ट से लगातार यही कहा जाता है कि भाई जांच चल रही है, कुछ सबूत आने हैं, कई लोगों से पूछताछ होनी है, और सिर्फ कोशिश यही होती है कि लंबे समय तक जेल में रखा जाए। लेकिन अब 6 साल हो चुके हैं, 6 साल का जैसे आपने बताया कि 7 साल की तो सज़ा है। आमतौर पर यह होता है कि जो सज़ा होती है उसका आपने आधा हिस्सा जेल में काट लिया है तो फिर कोर्ट आपको जमानत वैसे ही दे देता है, लेकिन यहाँ आधे से ज़्यादा हिस्सा हो चुका है, पूरा ही सजा एक तरीके से होने वाली है, लेकिन अभी भी जेल में है तो सवाल तमाम उठ रहे हैं। और जिस तरीके से अब सोमवार को कल जो इस पर कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि जितने भी आरोपी हैं वो सभी के सभी उनको जमानत मिल जाएगी। बाकी का तो जो जिस तरीके से ट्रायल चलता रहेगा, अभी तो निचले कोर्ट में ही ट्रायल चल रहा है, ट्रायल शुरू होना है, अभी सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है, तो ये मुकदमा कब तक चलेगा? संभवतः लंबे समय तक इनके जो आरोपी हैं उनके माथे पर एक दाग तो एक तरीके से लगा ही रहेगा कि भाई आप इस चीज़ के आरोपी हैं, आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा है, लेकिन आपको अब जमानत का मामला जो है उस पर कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ 2 जजों की बेंच है जिसमें अरविंद कुमार हैं और एनवी अंजारिया हैं। ये 2 जज जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई पूरी कर ली 10 तारीख को, 10 दिसंबर को। 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी बेल पिटीशन को खारिज कर दिया था, और उसके बाद ये पहुंचे, ये तमाम जो आरोपी हैं ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। अलग अलग आरोपियों की अलग अलग सुनवाई हुई, इसमें भी टाला गया। कुछ 7 तारीख को, जो 7 नवंबर को जहां जिस पे सुनवाई होनी थी उसको 27 नवंबर किया गया। ये सारी चीजें हुई हैं। अब इसके बाद 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई जिनके ऊपर पूरी हुई है उसमें उमर खालिद सबसे ऊपर, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मीरन हैदर, उनके अलावा गुलफिशा फातिमा और अतहर खान, फिर अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान और शादाब अहमद। ये सब नाम आप समझ सकते हैं, सारे नाम किस समुदाय के हैं। और जैसा बता रहे हैं यहाँ अविनाश की इन तमाम लोगों को यहाँ अभी भी कैद में रखा गया है, हिरासत में रखा गया है। दिल्ली दंगे 2020 में हुए थे, कोरोना काल की शुरुआत हो चुकी थी दुनिया भर में, और दिल्ली में शाहीन बाग, CAA NRC के खिलाफ शाहीन बाग जो है वो महिलाओं के प्रोटेस्ट का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बना हुआ था। देश के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। दिसंबर का महीना था, यही दिसंबर जनवरी का महीना, कड़कती हुई ठंड, और उस ठंड में महिलाएं वहां टिकी हुई थी शाहीन बाग में। दिल्ली में ज्यादा दूर नहीं है, अगर जो लोग दिल्ली को जानते हैं, ओखला के आसपास। और परिस्थितियां ऐसी वहां पर बन गई थी कि सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन इसी बीच दिल्ली के दंगे होते हैं, और दंगे के बाद अब 6 साल तक वो दंगे की दाग अभी तक झेल रहे हैं। काफी वहां ये सब जितने भी हैं इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, और JNU के स्टूडेंट उमर खालिद इसमें सबसे बड़े रोल में बताए गए। लेकिन उमर खालिद और इनके सहित 8-9 जो आरोपी हैं उनकी जमानत पर फैसला कल आएगा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं
लेकिन इन सब के बीच जब देश में चुनाव की बात आती है, क्योंकि चुनावी राजनीति से आप देश के सर्वोच्च पदों तक बैठते हैं, पहुंचते हैं, संवैधानिक पद पर आप बैठते हैं, लेकिन संवैधानिक दायित्वों का कितना निर्वहन आप करते हैं, इसके लिए इस निर्वहन कराने में सबसे बड़ा योगदान, जो इन दायित्वों तक पहुंचाने में योगदान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। लेकिन ये दोनों क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच अभी कई सारे चुनाव बीत गए और इन बीते हुए चुनावों में वोट चोरी का मामला बहुत उभर कर सामने आया, बहुत सुर्खियां बटोरता रहा यह मामला। लेकिन इन सब के बीच अब 5 राज्यों के और चुनाव हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्षों का निर्वाचन कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्रियंका गांधी का सामने आया है, जिससे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। प्रियंका गांधी के सामने अब चुनौतियां बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती की कैंडिडेट्स अच्छे ऐसे जुझारू और फाइटर वहां मैदान में उतारे हैं असम में, जिससे हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी की सरकार को वहां गिराकर अपनी सरकार का भी वहां पर कायम कर पाए कांग्रेस पार्टी। ये सब कुछ आने वाले 2-3 महीनों में आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले घमासान जारी है और उस घमासान के एक एक पल की रिपोर्ट लेकर डीबी लाइव आप तक पहुंचता रहेगा। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम के तमाम साथियों का, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, आप सबका भी। अब शाम को मुलाकात होगी सीधे न्यूज पॉइंट में, लेकिन उससे पहले घूमता हुआ आईना, वर्ल्ड बुलेटिन और तमाम खबरों के लिए, तमाम अलग अलग बुलेटिन्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।